नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सौरभ पांडे जी, जो पूर्वांचल के पहले संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और अपने सवालों को पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताएं। मैं गोरखपुर का ही निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग, मेरा जन्म और स्कूलिंग दोनों गोरखपुर से ही हुआ है जी। मैंने अपना MBBS लखनऊ के GMC से किया। बाद में कलकत्ता से MD करने के बाद अपनी बची हुई एक्सपीरियंस दोबारा KGMC लखनऊ से ही लिया जी। और पूर्वांचल में इन्फेक्शियस डिजीज़ में फेलोशिप करने वाला मैं प्रथम डॉक्टर। तो मेडिसिन बीमारियों के अलावा किसी भी तरह के इन्फेक्शन को सही तरीके से डायग्नोज करना और उनको ट्रीट करना, इसके लिए मैं ट्रेंड हूँ। इसके अलावा मैं इस समय गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर में कार्यरत हूँ एज अ फिजिशियन और इन्फेक्शियस डिजीज़ के विशेषज्ञ। जी जी जी, बहुत खूब सर। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है जिसकी तरफ हम चलते हैं। जैसे कि सर, आजकल मौसम परिवर्तन होने से लोगों को बहुत ज़्यादा वायरल फीवर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वायरल फीवर का जो समय होता है वो हमेशा बारिश के पहले और बारिश के तुरंत बाद में होता है जी। तो वायरल फीवर ज़्यादातर जो हमें होता है या जिसकी हम डायग्नोसिस बना पाते हैं वो फ्लू होता है, जिसको इन्फ्लुएंजा के नाम से हम जानते हैं जी। इसके अलावा डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये 3 प्रमुख वायरल फीवर हैं। इसके अलावा बहुत से वायरल फीवर हमें होते हैं जिनको हम सिर्फ वायरल फीवर के नाम से जाते हैं, क्योंकि उनकी हम टेस्टिंग नहीं करते हैं तो उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो वो फ्लू या इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते ही होते हैं। जो कुछ प्रमुखतम सिम्टम जो इनके होते हैं वो वही होते हैं कि बुखार आना कुछ दिनों के लिए, हमेशा वायरल फीवर कुछ दिन का होगा, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। ये सारे ही संक्रामक रोगों के एक तरह के ये लक्षण हैं। एक तरह के लक्षण शुरुआती, ज़्यादातर वायरल फीवर के एक तरह के ही लक्षण होते हैं। जी। कुछ दिनों बाद ज़्यादा क्लियर होता है कि कौन सा इसमें है। जी। तो अगर सर्दी है जिसमें नाक बह रही है, सूखी खांसी आ रही है, माथे में, मस्तिष्क में दर्द होता है या गले में परेशानी रहती है, घुटने में दर्द होता है, ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा या फ्लू का सिम्टम है। जी। तो इन्फ्लुएंजा होने की ज़्यादा संभावना होती है जब ये सिम्टम के साथ हमारे पास कोई रोगी आता है तब। जी। इसके अलावा अगर इसी फीवर के साथ पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, गांठों में दर्द हो और चकत्ते लाल, शरीर लाल लगने लगे, जी। अपना शरीर जो सामान्य लगता वो लाल लगने लगे, आँखों में लालीपन आ जाए थोड़ा, जी। और इसके साथ ही सर में और सर के पीछे की तरफ ज़्यादा दर्द हो और आँखों में भी दर्द हो, तो डेंगू की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जी। और अगर शरीर में इतना दर्द ना हो, कोई इस तरह के चकत्ते ना पड़े हों और बुखार के साथ में या बुखार ख़त्म होने पर भी गांठों में, खासतौर से बड़े और छोटे गांठों में दर्द हो, तो चिकनगुनिया की संभावना ज़्यादा होती है। जी। तो ये 3 प्रमुखतम वायरल फीवर हमारे पास हैं जिनकी ये सिम्टम होते हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बारिश के दिनों में जैसे मच्छर जनित बीमारियां बहुत फैल रही हैं, जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, तो इनसे बचाव के लिए क्या करें? मच्छर से संबंधित 4 प्रमुख बीमारियां जो हमारे पास है वो मलेरिया। गोरखपुर में अभी भी मलेरिया काफ़ी कम है। जी। इसमें कलकत्ता में था तो कलकत्ता में हमारे पास बहुत ज़्यादा मलेरिया होता था। जी। गोरखपुर में इसके संबंध अगर देखा जाए तो काफ़ी कम मलेरिया है। जी। उसके अलावा मच्छर से ही डेंगू भी है, मच्छर से ही आपका चिकनगुनिया भी है, लेकिन इन्फ्लुएंजा मच्छर से नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो लोगों में होती है, लोगों से होती है, जी। एक आदमी से दूसरे आदमी को। जी। वही मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया एक दूसरे से नहीं होती है, उसमें बीच में मच्छर आएगा। तो जो सबसे सरल तरीका होता है कि 7 दिन से ज़्यादा एक जगह पानी, साफ पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। जी। तो 4-5 जो प्रमुखतम जगह होती हैं जो हमारे सामान्य घरों में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो अगर कोई कूलर रखा हुआ है तो एक बार कूलर रखा जाने के बाद उसको आदमी देखता नहीं है, बारिश होती है उसमें पानी जमा हो जाता है। जी। और डेंगू का जो एडीज मच्छर होता है वो हमेशा उसी में अंडे देता है और उसी से लार्वा बन के वो फिर निकलता है और लोगों में डेंगू फैलाता है। तो ऐसे ही करने में 7 दिन का इनका लाइफ
साइकिल जिसको कहते हैं, या ज़िंदगी जो इनकी शुरू से अंत तक है वो 7 दिन की है। जी। अगर आप 7 दिन के अंदर हर छठे दिन तक पानी हटा दे रहे हैं तो ये कभी पनप के बड़ा मच्छर बन के आपको काटने तक की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। जी। मलेरिया के साथ उसी के उल्टे में क्या है कि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो गंदे पानी में होता है। जी। बारिश में घर के अंदर भी पानी जमा होता है, घर के बाहर भी जमा होता है। तो मलेरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपकी नालियाँ खुली रहती हैं जी। आप उनको ढकवाने की कोशिश करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि नेट के अंदर, मच्छरदानी के अंदर सोना। जो लोग मच्छरदानी के अंदर ज़्यादा सोते हैं उनको मलेरिया काफ़ी कम होता है। जो लोग खुले में सोते हैं या मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं उनको ही ज़्यादा मच्छर काटते हैं और ये बीमारियाँ होती हैं। जी जी सर। इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू से बचने का तरीका होता है कि आप अगर कोई है रोगी जिसको सर्दी खांसी हुई है तो आप उससे कोशिश करिए सामने सामने बातचीत करने का, जैसे कोविड का था। जी, जी। एकदम उसी तरीके से फ्लू का रहता है कि सामने सामने से आप उससे बातचीत करने से बचे, संक्रमण होने या का हाँ खतरा या तो रहता आप मास्क लगा के रहें। जी। और तीसरी चीज़ होती है वैक्सीन। एकमात्र फ्लू ऐसा है इन सारी बीमारियों में जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में और कारगर भी है। तो वैक्सीन के बारे में मैं आखिरी में बताना चाहूँगा। जी सर, जैसे लक्षण तो आपने हमें शुरू में ही बता दिए इन सभी के अलग अलग, इनसे बचाव के क्या तरीके हैं? बचाव के तरीके तो सबसे पहले अपने घर पे मच्छर ना पनपने दीजिए, क्योंकि हमेशा और डेंगू जो होता है वो आपके ही घर या ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी के घर तक, इससे ज़्यादा दूर वो टहल नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है, वो 5वें 6ठे मंजिल पे चढ़ नहीं पाता है, तो वो लिफ्ट से किसी के सामान पे बैठ के ही ऊपर तक पहुंचता है। जी। इसके अलावा जो घर में जहाँ जहाँ पानी कलेक्ट हो सकता है, 5 प्रमुखतम था, कूलर हो जाता है, कोई पुराना टायर हो जाता है, वो गमले हो जाते हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, वो नीचे से बंद रहते हैं, उसमें पानी भर जाता है। इसके अलावा और जो डब्बे, खासतौर से प्लास्टिक के डब्बे होते हैं जो हम लोग उनको फेंक देते हैं, यूज़ नहीं कर रहे होते, पड़े होते हैं, इन सब में पानी हो जाता है क्योंकि ये साफ़ रहता है, ये नाली से कनेक्टेड नहीं है। कहीं भी साफ़ पानी अगर 7 दिन से ज़्यादा जमेगा तो पूरी संभावना है कि इस सीज़न में एडीज मच्छर पनपेंगे और डेंगू होगा। तो डेंगू हमेशा आपको ज़्यादातर आपको आपके लोकल वातावरण से होता है, जो लोग घर में रहते हैं। जो लोग बाहर भी जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं या उसके अलावा मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनको वो वहाँ काट सकता है। लेकिन तो आप अपने घर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो आप अपने घर पे मच्छर पनप से बचाएं। दूसरा होता है ज़्यादातर जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है जिनको लगाने से मच्छर दूर रहते हैं, तो ये जो लोग बाहर जाते हैं खासतौर से वो लोग इसको लगा सकते हैं, खासतौर से पैरों में, हाथों में और गले तक आप लगा सकते हैं, चेहरे पे नहीं लगाया जाता है, तो इन क्रीम का लगा सकते हैं। और तीसरा चीज़ होता है कि डेंगू का मच्छर दिन में ज़्यादा काटता है, रात में नहीं काटता है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके घर के अंदर है तो आपको रात में भी काट सकता है। ठीक है, तो डेंगू का मच्छर बहुत भ्रांति भी एक तरह की है ये कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, लेकिन अगर वो आपके घर के कमरे के अंदर रह गया है तो वो रात में भी काट लेगा आपको। और एक बात है, डेंगू का मच्छर, एडीज मच्छर पहचानने का तरीका होता है कि वो कभी शांत नहीं बैठता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो अगर ऐसा मच्छर है तो वो डेंगू वाला मच्छर रहता है, तो आपको उससे सतर्क हो जाना चाहिए और अपने घर से सारे वो सोर्स ख़त्म करने चाहिए। अच्छा सर, ये इन्हीं बीमारियों की तरह एक है चिकन पॉक्स, तो सर इसके क्या लक्षण हैं, कैसे ये हो जाती है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में? चिकन पॉक्स भी वायरल फीवर है, वेरिसेला उसका नाम होता है। और चिकन पॉक्स को कोई मौसम की आवश्यकता नहीं होती है। चिकन पॉक्स आपका किसी भी मौसम में हो सकता है, बचपन में होता है, बड़ों में भी होता है। ठीक है, तो अगर इसका बचपन में हो जाता है किसी को तो बड़े में होने की संभावना बहुत कम होती है। तो सर खास वजह क्या है, ये हो कैसे जाता है? इन्फेक्शन है जी। तो साधारण जैसे इन्फेक्शन सबको होता है, ये भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये पहले बुखार करता है, फिर चकत्ते छोटे निकलते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, फिर कुछ में अल्सर करता है, कुछ में धीरे धीरे करके वो पपड़ी की तरह बन के शरीर को छोड़ देता है। तो जब तक आखिरी पपड़ी सूख नहीं जाती है तब तक संक्रमण दूसरे को मिलने के लिए संभावना रहती है। इसलिए देखा करिए चिकन पॉक्स के मरीज को अलग कर दिया जाता है कि जब तक सारा घाव बन के झड़ नहीं जाएगा तब तक आप उनको
हटाएंगे नहीं वहाँ से। जी जी। तो ये चिकन पॉक्स, इसके अलावा सारे इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। किसी में दिल की परेशानी आ जाती है, किसी में लंग की परेशानी, किसी में पेट की परेशानी। तो इन परेशानियों के साथ आप वो कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है सर, आजकल जैसे तमाम तरह के फ्लू फैले हुए हैं, तो ये हम खुद को डायग्नोस कैसे करें कि हमें कौन सा वायरल फीवर हो गया है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के समय में सब लोग डायग्नोसिस चाहते हैं कि हमको हुआ क्या है। जी। सब लोग जागरूक रहना चाहते हैं हमको हुआ क्या है। तो टेस्टिंग जो होती है, जिस तरीके से कोविड-19 में सबकी टेस्टिंग हुई है, जी। वही टेस्ट फ्लू में भी लगता है कि आपके नाक के जरिए या मुंह के जरिए वहाँ का सैंपल लिया जाएगा गले का, और वो लैब में टेस्ट किया जाता है। वही एक सबसे अच्छा टेस्ट है जिसको हम लोग करा के बता सकते हैं। कारगर वही है। इसके अलावा ब्लड के टेस्ट है, लेकिन उसको करा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। जी। दूसरा, सब में टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। टेस्टिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसमें होती है जो ज़्यादा बीमार होता है, जैसे जिसके में सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है, ठीक है, या बहुत बीमार पड़ गया है, अपने से बैठ नहीं पा रहा है। इन पेशेंट में ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्लू का डायग्नोसिस टेस्ट के ज़रिए बनाना। जी जी। दूसरा होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके में फ्लू का डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हाई रिस्क केस होते हैं। तीसरा होते हैं कि जो ज़्यादा ख़राब होने की संभावनाएं रखते हैं, जैसे जिनको लंबे समय से शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, जिगर की है, हार्ट की है, और या टीबी के मरीज़ हैं, या बहुत दुबले पतले या बहुत मोटे। तो ये सारे लोग वो ग्रुप हैं, या कैंसर के पेशेंट हैं, या आपका बहुत लंबे समय से ऐसी दवाओं पे हैं जो आपका इम्यूनिटी कम कर देता है, जो रोकथाम की क्षमता है उसको कम कर देता है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं, ट्रांसप्लांट के होते हैं, या जिनके में कैंसर की थेरेपी चली होती है वो होते हैं। तो उनको ज़्यादा सतर्क रहना है। तो उनके लिए ये टेस्टिंग, मान लीजिए हमें आपको होता है और कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होता है, तो उसका हम लोग आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं घर पर ही। नहीं, घर पर नहीं। इन सारी चीज़ के लिए आपको पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। जी। अपने डिसीजंस पे कम से कम चीज़ों को रखिए, क्योंकि आज के समय में हम लोग के पास जो सुविधाएं हैं वो बढ़ गई हैं। जी। टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं हमारे शहर में या आसपास के भी शहर में टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। तो वो खुद से ना करा के हमेशा अगर एक चिकित्सक का परामर्श लेंगे तो आपको बेहतर विकल्प मिलेगा। ज़रूर। सर, जैसे वायरल फीवर हो गया है हमें किसी भी तरह का, तो उसमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? अगर पेट की समस्या है वायरल फीवर के समय में, अगर पेट की समस्या है, जैसे डेंगू में पेट पतला शौच होने लगता है, जी, ठीक है, उसके बाद मलेरिया में भी बहुत बार होता है, और या फ्लू में भी बहुत बार होता है कि पेट है बहुत गैस बनने लगता है लोगों को, कुछ लोग को कब्जियत होने लगती है। ऐसे केस में खाने की शुरुआत हमेशा हल्के खाने से करनी चाहिए। जैसे आप खिचड़ी है, खिचड़ी में घी डालिए, सब्जी खाइए, साथ में सलाद खाइए, और जो दवा सपोर्टिव चाहिए रहती है वो लीजिए। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक है, आपके पेट पे कोई असर नहीं पड़ा है, तो आप खाना भरपूर खा सकते हैं, पूरा खाना खा सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी खा सकते हैं उसके समय में, बिना कम से कम मसालों के साथ आप उस खाने का सेवन कर सकते हैं। अंडा खा सकते हैं, उससे कोई परेशानी ज़्यादा करता है लाल मिर्च और मसाला, वो ज़्यादा परेशानी करता है। और वो जो आप चिकन खा रहे हैं या एग खा रहे हैं या आप पनीर ही खा रहे हैं, वो उतना परेशान नहीं करता है। जी। तो सर, बरसात के दिनों में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत फैलते हैं, तो ये क्या हैं? इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे वायरस है, उसी तरीके से बैक्टीरिया एक जीवाणु है जी। वो भी हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में इन्फेक्शन करता है, संक्रामक करता है। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया से बारिश के समय में, वो हम लोग को शरीर के ऊपर में, स्किन में होते हैं। इन स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, वो साधारण होते हैं, आसानी से ठीक हो जाने वाले होते हैं। 2 दिन की दवा, 3 दिन की दवा से भी वो काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और लेकिन उसी समय में, उसी के साथ में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं जो मरीज को थोड़ा कमज़ोर बनाता है, ठीक है। जैसे निमोनिया, जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है इस सीज़न में, वो होती है निमोनिया। और ख़ास तौर से निमोनिया उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन लोगों में पहले से
श्वास रोग की परेशानी हो, जैसे COPD कहते हैं, जी। अस्थमा कहते हैं, इन रोगियों में ज़्यादा होती है। फिर हमारा एक हाई रिस्क ग्रुप होता है, या जिसको कहें कि जिनके में ज़्यादा परेशानी होने की संभावना होती है, जिसमें आते हैं शुगर के पेशेंट, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनका पहले से छाती का रोग है उनको, या किडनी का रोग है, CKD जिसको कहते हैं, लीवर का रोग है, जी। या आपका मरीज़ किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है, जैसे जो हमारे HIV के रोग होते हैं, जी। उनके जो मरीज़ होते हैं उनके में ज़्यादा संभावना होती है उस समय निमोनिया होने की। तो ये जो हाई रिस्क वाले मरीज़ हैं, इनके में खतरनाक निमोनिया होने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा होता है पेट का इन्फेक्शन। पेट का इन्फेक्शन बाहर का खाना खाने से, खासतौर से हम लोग टाइफाइड सुनते हैं, टाइफाइड हो गया, या पेट का दूसरा इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल हो गया, बेसिलरी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा होती है होने की, क्योंकि इस समय ये वातावरण होता है बैक्टीरिया के पनपने के लिए बहुत अच्छा। तो और उसके बाद जो बाहर के खाने का हम सेवन करते हैं, ओपन स्ट्रीट फूड जिसको कहते हैं, सड़क के खाने का खाना, उससे सबसे ज़्यादा होता है जी। तो अच्छा सर, मौसम परिवर्तन की वजह से वायरल फ्लू बहुत फैल रहा है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? वायरल फ्लू से बचने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि वैक्सीन, एकमात्र बीमारी जिसकी वैक्सीन हमारे पास है, जो हृदय, हमारे श्वास की बीमारी है, जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, एक फ्लू है और एक न्यूमोकोकल निमोनिया है। तो अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बोलूं तो फ्लू की वैक्सीन और निमोनिया की वैक्सीन, ये 2 ही वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा कारगर किस में होती है? जिसके में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, मतलब जिसके में अभी मैंने ये जो हाई रिस्क आपको बताया, जिनके में बीमारी खराब होने की ज़्यादा संभावना होती है, उनको हमें हमेशा साल में 1 बार फ्लू के लिए और 1 बार खाली ज़िंदगी में निमोनिया वाली वैक्सीन के लिए वैक्सीनेट करना चाहिए। ठीक है, तो खराब बीमारी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा हो जाता है कि आप अपना खान पान अच्छा रखिए। अगर आप फिट हैं, दूसरे तरीके से अगर आप फिट रह रहे हैं, तो उसी इन्फेक्शन से आपके खराब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो ज़्यादातर जो लोग बहुत मोटे होते हैं, उनकी फिटनेस खराब होती है। तो इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बहुत मोटे लोगों को, जैसे कोविड-19 में था, बहुत मोटे लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे। बहुत दुबले पतले लोग, जिनके शरीर में अपने आप को बचाव करने के लिए बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। उसके अलावा फिर हमारा हाई रिस्क ग्रुप होता है। तो बचाव का तरीका वैक्सीन हो गया। दूसरा हो गया कि आप मास्क लगा लें, जैसे आसपास आपके फैला हुआ है, जब ये अंदाज़ा लग जाए तो आप मास्क लगाएं, बाहर निकले, और अपना पौष्टिक आहार रखें। उसके अलावा कोई चीज़ बहुत कारगर है ऐसा नहीं है। जी, विशेष आहार पे ध्यान दें, आहार पे बहुत ध्यान देना आवश्यक है। वैक्सीनेट होने की, आहार पे ध्यान देना, हर बीमारी से बचने के लिए आहार पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी जी, धन्यवाद सर। इन ऐसी बीमारियों पे, वायरल और ये जो फ्लू जनित बीमारियां, उन पे आपने रोशनी डाली, अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर सौरभ पांडे जी, और ऐसे ही और भी अहम जानकारियाँ लेने के लिए, कई विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।